हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। माई सेल्फ उमाशंकर गोस्वामी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो कि हमारे कई एक लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। ये अगर हम देखें तो लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 70 नंबर का आपका पेपर होता है उसमें 35 या 30 नंबर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं, चाहे वो 1 मार्क के हों, 2 मार्क के हों या 3 मार्क के हों। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज है जो आपके लिए हम आज लेकर आ रहे हैं। और आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहला प्रश्न क्या है? एक जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार कितना परसेंट है? 46%। तो विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज। अब देखो 46% अगर इसमें आपका एथिल अल्कोहल ही मिला हुआ है तो बाकी जो आपका बचेगा 54% वो आपका क्या होगा? H2O यानी कि वाटर। यानी 46% जब आपका एथिल अल्कोहल मिला हुआ है तो बाकी आपका तो वाटर ही होगा। और बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज या मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद एथिल अल्कोहल और जल दोनों के अणुभार की गणना करेंगे और आसानी से हम ये बता पाएंगे कि इसका मोल प्रभाज क्या होगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, यानी हमने क्या किया कि जो हमारे पास एथिल अल्कोहल था और प्लस में क्या था? जल। तो एथिल अल्कोहल और जल दोनों को मिलाने के बाद में हमने क्या प्राप्त किया? एक मिश्रण। और जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ उस मिश्रण का हम क्या ज्ञात करेंगे? मोल प्रभाज। तो जनरली आपको यहां पर क्या करना है? मोल प्रभाज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के E0 के संबंध लिखिए। मतलब एक होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव E और एक होता है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको क्या बोलते हैं? E0। इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? रिलेशन। जनरली रिलेशन E सेल बराबर क्या होता है? E0 सेल। ठीक। और E सेल बराबर क्या होता है? देखो अगर मैं E सेल देखूं तो E सेल बराबर क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक। ये क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यही रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पता करने के बाद फिर दोनों के बीच का ये रिलेशन आप फाइंड करेंगे और आगे इस सवाल का जवाब दे देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा, चौथा क्या है? प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण। प्रबल का मतलब क्या हुआ कि जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्ण रूप से आयनित हो जाए वो प्रबल, और जो पूर्ण रूप से आयनित ना हो उन्हें क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, NaCl, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे आप तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन दोनों में टूट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं CH3COOH, जिसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। इसका देखो CH3COO माइनस और प्लस में NH प्लस। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य और ये प्रबल विद्युत अपघट्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इन दोनों का उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद में इन दोनों के बारे में बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। अब मैं 5वें क्वेश्चन की अगर बात करूं, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई सेल की बात कर रहा है। ई सेल, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? ई सेल पूछ रहा है।
और ये कह रहा है कि किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है, मतलब डिपेंडेंट किन किन चीजों पर है, उन सब की व्याख्या करने के लिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं ये बताएंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये किन किन महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर है। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से कहते हैं एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में या फिर अपक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इस तरीके से आप देखते होंगे। हाइड्रोजन एक सीरीज आपने अप्रेंड की होगी ये, और मिडिल पॉइंट पर हाइड्रोजन को रख दिया गया, कुछ इसके ऊपर दिए हुए हैं और कुछ इसके नीचे दिए हुए हैं। ये हमारी क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लक्षण लिखेंगे और उसके बाद में आप इसका उपयोग लिखेंगे। ये करेंगे, लक्षण लिखेंगे और क्या लिखेंगे, उपयोग लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, पूरा। अब देखो आगे कह रहा है कि आणविकता और कोटि। कोटि क्या है भैया, n बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2 3, ये कोटि, तब आणविकता कोटि है, 0 भी हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। पहला अंतर मैंने आपको बता दिया। दूसरा, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए। इसकी कोटि आपको पता करके बतानी है अपघटन की। ये टूटेगा तो क्या क्या मॉलिक्यूल देगा, देखो पहला आपको देगा NO2 और दूसरा देगा NO3। मतलब अगर ये डिसोसिएट होगा N2O5 तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा NO2 और दूसरा मिल जाएगा NO3, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। अब कह रहा है इसकी कोटि निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी आप देखिए, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के 3/4, कितना, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। अर्ध क्रिया को या फिर अर्ध अपक्रिया, अगर आपको किसी का अर्धायु काल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन K वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये तो अर्ध अपक्रिया को पूरा, मतलब अर्धायु काल का ये फॉर्मूला है, और ये अर्ध अपक्रिया को पूरा करने में लगा समय किसका 2 गुना है, 3/4 पूरा होने में। अगर कोई अपक्रिया 100% पूरी होती है तो 75% पूरा होने में 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 75% पूरा करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूरा करने में लगे समय का 2 गुना है। इसको प्रूफ करके देना है आपको। अगला क्या है हमारा, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 50% कंप्लीट होती है। कितना, 100 सेकंड्स में लगभग 50% संपन्न होती है। अब क्रिया के वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब क्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 50% पूरी होती है और कह रहा है कि इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला K वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेग स्थिरांक वाला जो होता है K = R2 - R1 अपॉन T, वो फार्मूला लगाएंगे और आप आसानी से बता देंगे कि इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आभासी एक आणविक अपक्रिया को उदाहरण के द्वारा समझाइए। आभासी एक आणविक द्विआण्विक अपक्रिया और एक होता है आभासी एक आणविक। वास्तविक अणुओं की संख्या का आभास नहीं होता हमें, तो उस प्रकार की अपक्रिया के उदाहरण को आपको समझाना है। आभासी एक आणविक अपक्रिया को उदाहरण के द्वारा समझाइए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। 10 हो गया। अब आगे अगर आप देखें अपक्रिया की कोटि और आणविकता को, इसमें आपसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो कोटि पूछे, आणविकता और कोटि को समझाने के लिए कह सकता है, या फिर इनके बीच के महत्वपूर्ण अंतर को भी पूछ सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे अंतर पूछेगा और चाहे आपको इसको समझाने के लिए भी कह सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइड क्या है। लेंथेनाइड क्या होता है,
57 से शुरू होता है। जैसे आप जब एलिमेंट टेबल देखते हैं तो इस तरीके की सीरीज मिलती है आपको। ये तो एलिमेंट टेबल हो गई, और इसके नीचे एक और सीरीज आपको दिखाई देती है 2। ये आपका लैंथेनाइड और ये आपका एक्टेनाइड है। तो वो कह रहा है कि लैंथेनाइड क्या है और उन सभी के नाम लिखिए। तो यदि आप आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं तो आप जरूर इसका नाम और उसके अंतर को लिख पाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इसमें 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, 21 से लेकर 30, 39 से लेकर 41, 21 से लेकर 30 और 30 से लेकर 39 तक, मतलब 3 श्रेणियां बनाता है डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट आप देखेंगे ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसकी 3 सीरीज बनी होती है। ठीक, यहां पर स्थित होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। वही कह रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है और इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में आपको बताना है। अगला कह रहा है कि एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। एक दंतुर का मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ एक तरीके से, मतलब एक साइड से किसी भी दाता परमाणु से अटैच हो सकते हैं, जैसे साइनाइड। ठीक, द्विदंतुर मतलब वो 2 साइड से अटैच हो सकते हैं, 2 साइड से अटैच हो सकते हैं, एक दंतुर एक साइड से। और उभय दंतुर का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों तरफ से, जैसे एनसी की मैं बात करूं, इधर से भी और इधर से भी अटैच हो जाता है, आइसोनाइट्राइल हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये आपको लगभग जब आप पढ़ेंगे उपसा संयोजन यौगिक तो उस लेसन में आपको देखने के मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है कि मतलब एक दंतुर, द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड्स क्या हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है ये। आगे देखिए, आवेश के आधार पर लिगेंड को किस प्रकार बांटा गया है, मोनोडेंडेट, डाइडेंडेट और पॉलीडेंडेट। चार्ज मतलब किसी पे 1 चार्ज, किसी पे 2 चार्ज, किसी पे 3-2, इस तरीके से किस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है वो आपको उदाहरण या वर्गीकरण करके दिखाना है इसमें। अब 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर के अनुसार इन्होंने बताया, वर्नर ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार इन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक और द्वितीय प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक और द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनिक होती हैं। सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, 4-5 पास्टुलेट दिए थे मतलब वर्नर ने। उन पास्टुलेट्स को आपको सबको लिख देना है, सारे पास्टुलेट्स को आपको लिख देना है। उसके बाद क्या कहता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को संक्षेप में यानी बीबीटी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बीबीटी, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, नाइहोम तथा गिलेस्पी, सिजबिक तथा पावेल ने दी थी। उसकी व्याख्या करने के लिए आपसे बोलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17। आगे देखें, C4H12Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी, आपको इसकी समावयता लिखनी है कि कितने समावयवी इसके संभव हैं, कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यही करके है इसमें। ठीक है, ये जो कंपाउंड है C4H12Br, उसके बाद आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी SN1
तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए। किसके द्वारा समझाइए? उदाहरण के द्वारा। SN1 और SN2 को उदाहरण के द्वारा समझाइए। सबका एग्जाम्पल देके आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है, बाकी बहुत ज्यादा किसी भी चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइमर टीमन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, बुटस फिटिंग अपक्रिया। ये राइमर टीमन और बुटस फिटिंग ये दोनों अपक्रियाएं जो आपकी हैं, मुझे लगता है हैलो एल्केन और हैलो एरेन वाले लेसन में ही मिल जाएंगी। बाकी अगर आप कार्बिल एमीन की बात करें तो ये वाली जो अपक्रिया है आपको एमीन वाला जो रिएक्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उसको जब आप पढ़ेंगे तो ये वहां पर भी आसानी से आपको मिल जाएंगी कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसके बाद देखिए अब कह रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक, यानी कि आपको कह रहा है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, उसके बाद कह रहा है सेकंड डिग्री अल्कोहल, उसके बाद ये आपका फर्स्ट डिग्री हो गया, ये सेकंड डिग्री हो गया, और ये थर्ड डिग्री अल्कोहल हो गया। इन तीनों के बीच का अंतर लिखने को कह रहा है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो इसके लिए हम साधारणतः एक परीक्षण करते हैं जिसको कौन सा परीक्षण बोला जाता है? ल्यूकास परीक्षण। कौन सा परीक्षण बोला जाता है? ल्यूकास परीक्षण। 22 कहता है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये ईथर के निर्माण की विधि है, विलियमसन के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर संश्लेषण। अगला असममित ईथर। देखो ईथर दो प्रकार के हैं, यदि दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप, जैसे यहां भी CH3 लगा है, यहां भी CH3 और यहां भी CH3। अब देखिए दोनों ग्रुप आपस में समान हैं, तो अगर समान है तो ये क्या कहलाएगा? सममित। और अगर ये दोनों ग्रुप आपस में समान नहीं है तो ये आपका क्या कहलाएगा? असममित। क्या कहलाएगा? असममित ईथर कहलाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पर्किन अपक्रिया तथा बेंजोइन कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन और बेंजोइन संघनन ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बेंजोइन पर्किन अपक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। ये केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट से आपको मिल जाएगी जब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे वहां पर। उसके बाद श्मिट अपक्रिया के द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण तथा एथिल एमीन एसिटल्डिहाइड नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला देखो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। ऑक्सीडेशन करना है आपको ग्लूकोज का। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के क्षार होते हैं, जैसे ATGC और AUGC। इन्हीं के बारे में आपको यहां बताना है। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य भी लिखना है। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए को क्या बोलते हैं हम? डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक व क्रियात्मक अंतर, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में कौन से क्षार होते हैं? AT,
GC, जबकि आरएनए में क्या होते हैं AU GC। तो डीएनए और आरएनए दोनों में महत्वपूर्ण अंतर लिखना है आपको। और ये गाइस हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप एक बार फिर रिवाइज करता हूं, अगर आपको बेटर मार्किंग ऑब्टेन करनी है तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके 70 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 30 से 35 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न ही या लघुत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।